हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर हमारे पास लीगल ग्राउंड्स क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। थर्ड काउंसलिंग कट ऑफ के बारे में तो अपने आप ही काउंसलिंग नीचे गिरेगी जब 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी। जो आधार हैं उसके पीछे सबसे बड़ा आधार क्या है और सीटें क्यों जुड़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके तहत पहले चरण में 68,500 सरकार का मानक प्राप्त अभ्यर्थी कम थे, किंतु 69,000 की भर्ती में 1,40,060 अभ्यर्थी पास हैं और सरकार का मानक प्राप्त कर लिए हैं। अतः न्यायालय रिक्त पदों पर उस आदेश को मानकर याचियों को ही राहत देने का आदेश कर सकती है। ये बड़ा सिंपल है कि जो भी अभ्यर्थी केस में जुड़ेंगे उनको यहाँ सीधा सीधा लाभ होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो मानक पूरे नहीं थे इसलिए अब सरकार ने वो सीटें नहीं भरी। पर ऐसा सरकार नहीं कर सकती, जो 1,37,000 पदों को भरने के लिए बोला गया था सरकार उनको ना भरे। अच्छा, इसके अनुरूप सबसे पहले चलो मैं आपसे एलटी ग्रेड के बारे में बता देता हूँ। एलटी ग्रेड की जल्दी भर्ती आने वाली है, सबको पता है। और एलटी ग्रेड में बीएड चाहिए। बीएड के साथ साथ अपना जो सब्जेक्ट आपके पास है वो जैसे टीजीटी में कॉम्बिनेशन होता है, इसी तरह आपके पास फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और फाइनल ईयर के साथ साथ बीएड में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है आपके पास। और जो परीक्षा होती है वो 150 नंबर की होती है। 150 नंबर की परीक्षा होती है एलटी ग्रेड में। और 150 नंबर की जो परीक्षा है, 150 नंबर की परीक्षा में सबसे मोटा मैं आपको बता दूं, 150 मार्क्स की परीक्षा में 30 नंबर की तो आती है जीएस और 120 का आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। मतलब 150 में से आप समझ सकते हैं 150 में से 30 नंबर की तो जीएस आएगी सभी को, ये कॉमन है। आपका पेपर दो उसमें बटा होगा, दो खंड में। पहले खंड में 30 नंबर की करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ मिला, मतलब पूरी जीएस आएगी, जनरल स्टडीज जिसको हम बोलते हैं। और 120 नंबर का आपका अपना सब्जेक्ट आएगा, 120 नंबर का। इसके लिए कल मैं एक वीडियो अलग से ही बना दूंगा ताकि आपको इसकी डिटेल बता सकूं, मोटा समझ लीजिए आप। और 150 में से 30 नंबर का तो जीएस आती है और 120 नंबर का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आएगा जिस सब्जेक्ट से आप एलटी ग्रेड का फॉर्म भरेंगे। अच्छा, ये 150 नंबर का पेपर है। 150 में से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की। तो यहाँ अभ्यर्थी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जिसके 100+ होते हैं नंबर वो सेफ होते हैं एलटी ग्रेड में, आप समझ लीजिए। क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होते हुए 100 से ऊपर आप चयन सूची में हो सकते हैं, गारंटी तो नहीं है लेकिन ये चांस पूरे बन जाते हैं 100 से ऊपर। क्योंकि 8,000 कुछ जगह हैं। पिछली साल जो जगह निकली 2018 में जो जगह निकली थी वो लगभग 10,000 थी, तब 100+ गई थी लिस्ट। और इस बार भी लिस्ट ऐसे ही जाएगी। इस बार 8,700 कुछ जगह हैं, 8,756 के समथिंग। ये वैकेंसी और घट बढ़ भी सकती हैं, बढ़ेंगी, घटने तो है नहीं। तो ये इतना माना जा रहा है कि एक अच्छी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन टीजीटी पीजीटी में जैसा होता है ना, ऐसे ही बहुविकल्पीय पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 150 नंबर का पेपर होगा ये आपका। इसी तरह जूनियर में है, लेकिन जूनियर में सरकार ने एक गलती करी है, या यूँ कहो विभाग ने गलती करी है। जूनियर में क्या होता है कि सब कुछ सेम है। इसी तरह जूनियर में भी आपका पेपर होगा, ठीक है ना। और उसमें भी एक तो गवर्नमेंट उसमें एकेडमिक जोड़ रही है जूनियर में, जो कि एकेडमिक नहीं जोड़ने चाहिए। एकेडमिक का विरोध होना चाहिए। जब कल को धरना देंगे, कल परसों से धरना होगा, कल से हम लोग लखनऊ चल रहे हैं, तो जो लखनऊ चल रहे हैं हम इसका विरोध करेंगे और सचिवालय को ये बात बताएंगे भी कि किस तरीके से गलत है जूनियर में ये नंबर जोड़ना। और दूसरा, जूनियर में ये भी बात है, जिन अभ्यर्थियों की ग्रेजुएशन में 50% नहीं थी, गवर्नमेंट ने उनको बीएड कराई पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर। क्योंकि बीएड करने की योग्यता है या तो आप ग्रेजुएशन 50% हो, अन्यथा आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी भी परसेंटेज से। तो जिस अभ्यर्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करी है, वो अभ्यर्थी जूनियर भर्ती में भाग कैसे लेगा, जबकि उसकी पात्रता जूनियर की है। तो गवर्नमेंट को यहाँ 50% का जो क्राइटेरिया है, जब एलटी ग्रेड में नहीं है, टीजीटी में नहीं है, तो जूनियर की नौकरी एलटी ग्रेड और टीजीटी से ज़्यादा बड़ी है, जिसमें आपने क्राइटेरिया रखा है 50% का। तो ये खुद ही भर्ती को जो है फंसाने का काम करते हैं। बाद में कहते हैं अभ्यर्थी कोर्ट चले गए।
तो ये काम सरकार को मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। सरकार के जो उच्च अधिकारी है वो जानते हैं, लेकिन जो ये भर्ती प्रक्रिया को जो बोर्ड संभाल रहा है, अब नया बोर्ड गठित हुआ है तो कुछ ना कुछ नई प्रक्रिया बदलेगी, बाकी तो भर्ती आने के बाद ही। लेकिन जो 14 पेज का नोटिस आया उस वो साफ साफ बता रहा है कि जो भर्ती में होने वाला है, जो कि गलत है। मैं जूनियर की बात कर रहा हूँ, LT ग्रेड की भर्ती बिल्कुल क्लियर होगी और TGT की भर्ती भी क्लियर होगी। उधर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1,37,000 पदों को 22 जुलाई 2017 को जस्टिस यू ललित ने कहा था कि 1,37,000 पद भरने हैं, सरकार ने नहीं भरे। दूसरा नियम ये भी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भोला आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार केस है हमारे पास। दूसरा हमारे पास आधार है भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस में 12 जनवरी 2020 को सरकार ने कहा था, माननीय न्यायालय ने कहा था 6 सप्ताह के अंदर 6 महीने में भर्ती पूरी करनी है, सरकार ने नहीं करी। तीसरा हमारे पास लीगल राइट है RTI 2009 के आधार पर छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो 1,37,000 पदों का पर नियुक्ति पूरी करके सरकार से कहा गया था, सरकार ने ये बात नहीं मानी। ठीक, और ये भी बात सही है कि याचिकाओं को लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ मैं आपको जूनियर हाई स्कूल जूनियर एडिट जूनियर की थोड़ी जानकारी दे दूं। प्रदेश के 3,000 से अधिक एडिट जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन नए साल से शुरू हो सकता है। पहली बार इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पदों का ब्यौरा मांगा है, हालांकि शासन स्तर पर परीक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियां लंबित हैं। उधर बेसिक शिक्षा विभाग भी 1 साल से में लिखित परीक्षा का स्वरूप तय नहीं कर पाया है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा सरिता तिवारी ने अध्यापक भर्ती की नियमावली संशोधन जारी करके भेजा है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक चयन के संबंध में साक्षात्कार कराकर नियुक्ति करता रहा है, लेकिन अब ये चीज़ें गड़बड़ी जब पकड़ी गई तो योगी सरकार ने इस पर भर्ती निकाल दी। अब इसमें BSA अनुमोदन करते थे और जमकर गड़बड़ियों का आरोप लगाते थे। इन्हीं वजहों से योगी सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन किया था। इसके तहत शिक्षक चयन की लिखित परीक्षा राज्य स्तर पर होनी है। प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है। साथ ही चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर होना है। सरकार ने चयन नियमावली में जब बदलाव किया उस समय 3,082 जगह थी और 24,000 पद सृजित करके 24,000 पद सृजित किए शिक्षकों के, और करीब 4,300 पद रिक्त रह गए थे। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है परिषदीय शिक्षकों की तरह गुणांक के आधार पर भर्ती होनी है। इसका मतलब है 40% एकेडमिक और 60% आपका। तो ये जो है भर्ती दोबारा गवर्नमेंट उल्टा काम करने जा रही है। या तो गवर्नमेंट CTET के जो जूनियर के नंबर थे या UP TET के जो जूनियर के नंबर के थे उनको जोड़ती गवर्नमेंट, और प्लस सुपर टेट के नंबर जोड़ती, तो ये इस तरीके से जल्दी भर्ती प्रक्रिया खत्म होती, ना ही कोई प्रॉब्लम आती किसी अभ्यर्थी को जो कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं। क्योंकि अब जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है नंबर प्रणाली का बहुत अंतर होता है। आप UP बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों को या BTC या B.Ed के मार्क्स को आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकते। शासन ने इस साल जनवरी में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को ये कहते हुए परीक्षा संस्था बनाया था कि नया आयोग गठित होने तक वह चयन करेंगे। हालांकि ये अटकलें भी लग रही हैं कि परीक्षा संस्था में बदलाव हुआ है। इस बाबत BSA से बीती 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन सूचना नहीं मिली। फिर जून में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर निदेशक गायत्री ने पदों का ब्यौरा जल्द मांगा और पत्र में लिखकर जल्दी से उनको कहा कि आपको ये तुरंत के तुरंत देनी है। तो LT ग्रेड में भी आप समझ सकते हैं, LT ग्रेड में बड़ी भर्ती यहाँ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उधर अगर 22,000 सीटें जुड़ जाती हैं तो एक बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सरकार की गुणवत्ता के ऊपर है कि सरकार को गुणवत्ता लेनी है या दोबारा से कचरा भरना है। आने वाली जो भर्ती है इसमें जो अभ्यर्थी चूज होने थे वो हो गए। 1,37,000 पदों में सरकार भर्ती योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी सरकार इन पदों को बचाना चाहती है, जबकि 1,37,000 पद पूरे भरने थे सरकार को। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लीगल राइट्स अधिक अभ्यर्थियों का सरकार मानेगी तो सही है, वरना तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, ये बात तो तय है। अब जो भी अभ्यर्थी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी सुन सकें और ये बात आगे बढ़ाई जा सके, ताकि कम गुणांक वाले बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर सुनिश्चित हो जाए।
यही एक मात्र तरीका है कि सबका साथ और सबका विकास, यही बीजेपी का नारा है और यही हमारा भी है कि सबका साथ चाहिए और सभी का विकास होना भी चाहिए, जैसा कि आपका नारा है। गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नई भर्ती निकाले। जब 60% पर योग्य अभ्यर्थी पास हैं, आपके पास उनका ब्यौरा है, तो आपको लिस्ट लगाने में प्रॉब्लम क्या है? मतलब एक चीज़ की आपने परीक्षा भी कराई है, आपने कोविड-19 के समय इतने सारे नियुक्ति पत्र भी बांटे हैं, आपके पास योग्य अभ्यर्थियों की लगभग फौज खड़ी है, लगभग 80,000 बच्चे आपके पास हैं। यदि आप 24,000 लिस्ट जोड़कर 1,37,000 पदों को पूरा भर भी लेंगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये बात मैं भी नहीं, स्वयं जज साहब भी होंगे तो वो भी यही बात बोलेंगे कि ऐसी महामारी में आप दोबारा बच्चों को क्यों हैरान कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको फ्रेश भर्ती निकालनी है तो नए अभ्यर्थियों को निकालिए, क्योंकि अगर आपने जियो में संशोधन का मौका नहीं था, आपने सबको संशोधन का मौका दे दिया, जिससे कम गुणांक वाले बच्चों का जो थे, जिनके सिलेक्शन होते उनके नहीं हुए। या तो आप पहले ही मना कर देते ताकि सब बच्चे फॉर्म में अपने में गलती करते, बाद में बीएसए के सामने एफिडेविट बनाकर उसको सही करा लेते, बाद में नियुक्ति पत्र पा लेते सभी। अब इससे गड़बड़ी फैलने की पूरी आशंका है पूरी, लेकिन ये गड़बड़ियाँ कौन रोके बार बार जाके वहाँ पे? ये अभ्यर्थियों ने ठेका कोई लिया इस चीज़ का? ये काम तो सरकार को दिखने चाहिए थे। जब आपने संशोधन में मौका देने के लिए मना कर दिया था तो आपने जियो का सहारा क्यों नहीं लिया? आपने जियो में साफ कहा था कि हम संशोधन में मौका नहीं देंगे, और जब आपने संशोधन में मौका दिया है तो जितने अभ्यर्थियों को आपने संशोधन में मौका दिया है उतनी सीट बढ़ाइए आप इसमें, ताकि जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी उनके यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित हो। तो ये चीज़ें सरकार को समझनी होंगी, और नहीं समझ में आएंगी तो कोर्ट हैगी फिर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।